नमस्कार, शाम के 6 बजे हैं। मैं हूं पंकज भार्गव। एलएसी पर तनाव के बीच आज फिर चीन बातचीत की टेबल पर आया। हालात सुधारने के लिए लगातार बातचीत की कोशिश कर रहा है। चीन के अखबार भी अब भारत से रिश्ते सुधारने की सलाह दे रहे हैं। चीन के घुटने पर आने के पीछे कई वजह हैं। 15 जून की रात को उसके जवानों ने, भारतीय वीरों ने जो सबक सिखाया था, चीन कभी भूलने वाला नहीं है। गलवान वैली में 15 जून की रात हुई उस खूनी झड़प की पूरी कहानी क्या है, एक एक मिनट की डिटेल हम आपको दिखाने वाले हैं। उस रात भारतीय सैनिक कितनी बार चीन से टकराए, कितने चीनी सैनिक पकड़े गए, कितने मारे गए, एक एक डिटेल इंडिया टीवी के पास है। आप भी देखिए, समझिए भारतीय शूरवीरों की हैरत अंगेज शौर्य गाथा। पंद्रह जून की आधी रात को गलवान घाटी में क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे भारतीय सेना के जवान चार चीनी सैनिकों पर भारी पड़े, आपकी आंखों के सामने सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। 6 जून को दोनों देशों के लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के अधिकारियों की मीटिंग हुई। तय हुआ कि पेट्रोल पॉइंट 14 से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटेंगी। चीन ने भारतीय सीमा में एक निगरानी पोस्ट बना रखी थी। अधिकारियों की बातचीत में चीन इसे हटाने पर राजी हो गया, लेकिन 15 जून को उसने साजिशों का नया ताना बाना बुना। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर भारत और चीनी सेना के बीच 3 बार भिड़ंत हुई। कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू अपनी एक टीम के साथ उस पोस्ट को देखने वहां पहुंचे जो भारतीय सीमा में चीन ने लगाई थी। संतोष बाबू 35 जवानों की टीम के साथ पैदल ही चीनी पोस्ट की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचते ही भारतीय सेना को पता चल गया कि चाइनीज सैनिकों की बॉडी लैंग्वेज बदली हुई है। कर्नल संतोष बाबू ने बातचीत शुरू की और चाइनीज सैनिकों से विवादित पोस्ट को दोबारा खड़ा करने का कारण पूछा। तभी चीनी सेना के एक जवान ने संतोष बाबू को पीछे से धक्का दे दिया। भारतीय सैनिकों ने अपने कमांडिंग ऑफिसर को धक्का दिए जाने पर फौरन रिएक्ट किया। जवानों ने वहां से चीन के एक एक निशान को मिटा डाला। इसके बाद चीनी सैनिक चारों ओर से टूट पड़े। कर्नल संतोष बाबू ने जख्मी सैनिकों को वापस पोस्ट पर भेज दिया। पोस्ट से और जवानों को भेजने की मांग की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए कर्नल संतोष बाबू ने कंपनी कमांडर के जिम्मे ये नहीं सौंपा, बल्कि वो खुद इसकी अगुवाई करने लगे। कंपनी कमांडर मेजर रैंक ऑफिसर होता है, लेकिन खुद कमांडिंग ऑफिसर अपने साथ 35 जवानों की एक पूरी नफरी लेकर ठीक उसी जगह पर पहुंच गए जहां पर चाइनीज अपने कैंप बनाकर बैठे हुए थे। कर्नल संतोष बाबू ने उनसे कहा, सबसे पहले कि आप जो डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट हुआ है, दरअसल उसके तहत आपको ये डिसमेंटल करके वापस जाना था और यही तय हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी आपका ये फ्रेश डिप्लॉयमेंट बिल्कुल भी नागवारा है। चीनी सैनिक रात के अंधेरे का फायदा उठाने की एक नई साजिश रच चुके थे। चीनी सैनिक गलवान नदी के दोनों किनारों पर पोजीशन लेकर भारतीय सेना के आने का इंतजार कर रहे थे। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से दाहिनी ओर एक रिज पर भी चाइनीज सैनिक पोजीशन लेकर भारतीय जवानों पर हमले की तैयारी में थे। जैसे ही भारतीय सैनिक वहां पहुंचे, उन पर बड़े बड़े पत्थर बरसने लगे। रात 9 बजे चीनी सैनिकों की पत्थरबाजी में कर्नल संतोष बाबू के सिर पर एक बड़ा पत्थर लगा। वो गलवान नदी में गिर गए। ये टकराव 45 मिनट तक चलता रहा। करीब 300 सैनिक एक दूसरे से लड़ रहे थे। चीनी सैनिकों ने कील लगे रॉड और डंडों से भारतीय सेना पर हमला किया। इस टकराव में दोनों तरफ के कई सैनिक गलवान नदी में गिर पड़े। समय लगभग रात के 9 बजे का था। उस समय चाइनीज पीएलए अपने यूएवी के जरिए भारतीय सीमा पर अलग अलग तरह से नाइट विजन डिवाइसेस के साथ मॉनिटरिंग करने लगे। ये बात समझ में आ गई थी कि ये आमतौर पर होने वाली झड़प की तरह बिल्कुल भी नहीं है और चाइनीज पीएलए पहले से मन बनाकर भारत के साथ एक फेस ऑफ के बाद अग्रेशन दिखाने के लिए वायलेंट तरीके से यहाँ पर कार्रवाई करना चाहती है। और बस इसी को देखते हुए भारतीय सेना ने पूरी तरह से लामबंदी करनी शुरू कर दी। अपने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देते हुए कर्नल संतोष और उनके साथ जेसीओ और जवानों ने इनका मुकाबला किया और इनको खदेड़ दिया।
इस बीच ये जानकारी भी मिली है कि 15 जून की शाम 7 बजे जब संतोष बाबू पहली बार पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर पहुंचे तो चीन के सिर्फ 10-12 सैनिक थे। उन्होंने चीनी सैनिकों को पोस्ट हटाने को कहा और लौट आए। रात 9 बजे दूसरी बार जब बातचीत करने के लिए कर्नल संतोष बाबू पहुंचे, तब तक चीनी सैनिक बड़ी तादाद में जमा हो चुके थे। संतोष बाबू बातचीत कर ही रहे थे, तभी चीनी सैनिकों ने 16 बिहार रेजिमेंट के हवलदार पलानी और सीओ पर हमला कर दिया। इसके बाद बिहार रेजिमेंट के जवानों ने चीनी सैनिकों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया। भारत की तरफ से 100 सैनिक थे, जबकि चीन की ओर से 350 से ज्यादा सैनिक कटीले रॉड से हमला कर रहे थे। भारतीय सेना के घायल जवानों को कैंप ले जाया गया, जबकि चीनी सैनिक पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से हटने को तैयार नहीं थे। रात के अंधेरे में एलएसी पर चाइनीज गतिविधियां बढ़ने लगी। चाइनीज ड्रोन एलएसी पर मंडराने लगे। दरअसल चीन अपने सैनिकों के नुकसान का आकलन करना चाहता था। इस बीच बड़ी तादाद में भारतीय सैनिक पहुंच गए। 16 बिहार रेजिमेंट और 3 पंजाब रेजिमेंट की घातक प्लाटून पेट्रोलिंग पॉइंट 14 तक पहुंच गई। भारतीय सैनिकों ने चीनियों को जबरदस्त जवाब दिया। सकरी और खड़ी चढ़ाई होने की वजह से कई सैनिक गलवान नदी में गिर गए। उसी रात भारत ने चीन को उसके सैनिकों की डेड बॉडी सौंपी, जिनमें 5 ऑफिसर भी शामिल थे। तो 15 जून को एक नहीं 3 युद्ध हुए थे। भारतीय वीरों के हैरत अंगेज एक्शन ने चीनी सैनिकों को उनकी सीमा में धकेल दिया, अपनी धरती पर चीन की पोस्ट को तबाह कर। और अगर चीन के साथ जंग के हालात पैदा होते हैं तो उसका नतीजा सेना की तैयारियों पर निर्भर करता है। इस मोर्चे पर भारतीय सेना 21 है। सेना को सेंटर से फ्रेश ऑर्डर मिल गया है। एलएसी पर पत्थर का जवाब पत्थर से देना है या गोली चलानी है, इसका फैसला अब दिल्ली से नहीं बल्कि ऑन द स्पॉट होगा। मोदी सरकार ने सेना के लोकल कमांडर्स को खुली छूट दे दी है। अगर चीन कोई भी हिमाकत करे तो उसका जवाब ताकत से दिया जाए। लद्दाख में मौजूद हमारे रिपोर्टर की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। 21 साल बाद पहली बार विजय के लिए बोफोर्स को तोपखाने से बाहर निकाला गया है। 21 साल बाद पहली बार बोफोर्स तोप बॉर्डर पर जा रही है। लंबी बैरल, चौड़े टायर और जीप की गरो भरी चाल। इसे एक बार नहीं बार बार देखिए। बोफोर्स को भारतीय सेना ने कहां तैनात किया है, यह हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन इतना जान लीजिए कि हिमालय की चोटियों से बोफोर्स की मोहब्बत पुरानी। साल पहले 1999 में करगिल की चोटियों पर बोफोर्स तोप की दहाड़ सुनाई पड़ी थी। ऑपरेशन विजय में बोफोर्स के दम ने ही पाकिस्तान को बेदम कर दिया था। वही बोफोर्स तोप फिर से फ्रंटलाइन पर भेजी गई। जब से बोफोर्स की ये तस्वीरें सामने आई हैं, भारत के दुश्मनों का दिल बैठने लगा है। चाइनीज डिजाइन पर तो जैसे बोफोर्स का गोला ही फट पड़ा है। देश के दुश्मनों पर दूसरा गोला दिल्ली में फूटा। रक्षा मंत्री ने सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के साथ मीटिंग की। इस टॉप लेवल मीटिंग के बाद जो खबर छन कर आई वो बहुत बड़ी है। एक लाइन में कहें तो भारत सरकार ने लद्दाख में चीन से लगती एलएसी पर रूल ऑफ एंगेजमेंट चेंज कर दिया है। भारतीय सेना को खुली छूट दी गई है। चीन के साथ पुराने सारे समझौते किनारे कर दिए गए हैं। बॉर्डर पर अब सेना को गोली चलाने की भी छूट होगी, जिसका फैसला लोकल कमांडर कर सकेंगे। सेना के टॉप कमांडर्स को मोदी सरकार का ऑर्डर है कि चीन की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाए। जल में, थल में और नभ में चीन की किसी भी हिमाकत पर अब पहले गोली चलेगी, फिर कोई बात होगी।
रूल ऑफ एंगेजमेंट चेंज करने का पहला इशारा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। मैं आपको भी आश्वस्त कर रहा हूं कि हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। डिप्लॉयमेंट हो, एक्शन हो, काउंटर एक्शन हो, जल थल नभ में हमारी सेनाओं को देश की रक्षा के लिए जो करना है वो कर रही है। आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी एक इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। आज भारत की सेनाएं हर सेक्टर में एक साथ मूव करने में पूरी तरह सक्षम है। चीन के साथ लगभग 3,500 किलोमीटर लंबी डी फैक्टो बॉर्डर लाइन है। 15 और 16 जून की दरमियानी रात में गलवान घाटी में जब चीन के साथ भारतीय सैनिकों की झड़प हो रही थी, तब उनके हाथ संधियों से बंधे थे, मगर उनको बता दिया गया है कि चीन के साथ सख्ती से निपटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो देश को भरोसा दिया, औपचारिक तौर पर रूस जाने से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज तीनों सर्विस चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को बता दिया। अगर चाइनीज पीएलए कोई भी हिमाकत करती है तो लोकल कमांडर पूरी तरह से स्वतंत्र होंगे कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके। अगर चाइनीज पीएलए पत्थरबाजी या फिर कटीलों डंडों का इस्तेमाल करते हुए या फिर सीमेंटेड रॉड का इस्तेमाल करती है तो लोकल कमांडर के पास पूरी छूट होगी कि वो स्थिति के अनुसार उस पर कार्रवाई करे, यहां तक कि चाहे वो पत्थरबाजी का जवाब हो या फिर वेपन को चलाने का। पूरी तरह से छूट भारतीय सेना के सभी जवानों और ऑफिसर्स को ऑन ग्राउंड लोकेशंस पर चाइनीज पीएलए को कंट्रोल करने के लिए दी गई है। लद्दाख के आसमान में पिछले कुछ दिनों से भारतीय लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट इसी तरह सुनाई दे रही है। एक फाइटर के रनवे पर उतरने से पहले ही दूसरा फाइटर टेक ऑफ कर जाता है। आप देख सकते हैं कि लद्दाख के आसमान में रोजाना की तरह MiG-29 लगातार उड़ान भरे जा रहे हैं। आपको बता दें कि 17 तारीख के बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि लद्दाख के जो पूरा आसमान में रोज हर देखते हैं कि एयरफोर्स के जो विमान है इसी तरह से निगरानी कर रहे हैं। MiG-29 आपको बता दें रशियन ओरिजिन का विमान है, ट्विन इंजन इसमें लगा होता है और इसको अगर सुखोई से अगर आप तुलना करेंगे तो सुखोई ज्यादा भारी है, ये कम भारी है, यानी कि इसका वजन कम है, जिस वजह से ये तेजी से किसी भी हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में उड़ान भर सकता है। यानी ले जैसे 11,000 फीट की ऊंचाई पे जो एयरबेस है बहुत होता है, वहां पर ये विमान बहुत तेजी से अपने फुल कैपेसिटी के साथ उड़ान भरने में सक्षम है। कि फिर से ये विमान यहाँ पर सॉर्टी करता हुआ देखिए, एक और MiG-29 देखिए, MiG-29 विमान एक और यहाँ लेह बेस से आसमान की ओर जाता हुआ। यही वजह है कि लगातार हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर एयरफोर्स जो एडवांटेज में है चीन से, यहाँ पर बड़ी तादाद में उनको हमारे फाइटर्स को तैनात किया गया है और लगातार वो इसलिए LAC की निगरानी करते हुए जा रहे हैं। भारतीय विमानों और हेलीकॉप्टर्स की चुस्ती और फुर्ती ऐसी है कि चीन अब कोई भी हिमाकत करने की हिम्मत नहीं कर सकता। चीन ने एक बार गलती की, लेकिन भारतीय फौज के तेवर देखकर उसे फौरन उल्टे पांव भागना पड़ा। भारतीय सेना की तैयारी इस समय लद्दाख के साथ साथ 3,488 किलोमीटर के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर है, लेकिन भारतीय वायुसेना ने अपने अवैक, रडार, सर्विलांस इक्विपमेंट और कॉम्बैट एयर पेट्रोल अलग अलग फाइटर एयरक्राफ्ट से करवाना शुरू कर दिया है, जिसमें Su-30, मिराज, जैगुआर्स हैं। और यही वजह है कि जब चाइनीज पीएलए ने अपने हेलीकॉप्टर्स को रेकी के लिए फ्लाई किया तो उसके ठीक सामने Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट था और यही वजह है कि चाइनीज पीएलए अपने हेलीकॉप्टर्स को पीछे की तरफ ले गए। दरअसल लगातार भारतीय वायुसेना इस समय कॉम्बैट एयर पेट्रोल कर रही है, तो भारतीय नौसेना अपने P-8I सर्विलांस एयरक्राफ्ट से पूरी मैपिंग कर रही है ताकि चाइनीज पीएलए की हर एक हरकत को पूरी तरह से मॉनिटर किया जा सके। गलवान झड़प के बाद इंडियन एयरफोर्स के चीफ एयर मार्शल भदौरिया ने लेह का दौरा किया। उसके बाद तैयारियों में अचानक तेजी आ गई। फॉरवर्ड पोजीशन को सिक्योर करने के लिए क्या क्या तैयार है उसे भी जान लीजिए।
सुखोई 30 MKI, जो भारतीय वायुसेना का सबसे अचूक हथियार है। सुखोई का रेडार 300 किलोमीटर तक की निगरानी कर सकता है, यानी चीन पर नजर रखने के लिए इसे LAC पार करने की जरूरत नहीं है। यह पूरे अक्साई चिन और वेस्टर्न लद्दाख के आसमान पर नजर रख सकता है। मिराज 2000, जिसने करगिल की चोटियों को दुश्मनों से खाली कराया था। हाल ही में बालाकोट का ऑपरेशन भी इन्हीं मिराज विमानों ने किया था। जगुआर फाइटर्स, करगिल के ऑपरेशन विजय में इनका भी अहम रोल था। इन 3 वॉर मशीन्स के अलावा MiG-29 विमान पहले ही एडवांस पोजीशन पर तैनात हो चुके हैं और बेहद ही शॉर्ट नोटिस पर उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। लद्दाख की फॉरवर्ड पोजीशंस पर भारतीय वायुसेना के विमान लगातार कॉम्बैट ड्रिल कर रहे हैं और भारतीय वायुसेना पूरी तरह से किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि सॉर्टीज तो यहां पहले भी लगाई जाती थी, लेकिन गलवान वैली में खूनी झड़प के बाद ये सॉर्टीज की जो तादाद है बढ़ा दी गई है। अब लेह से गलवान वैली और पेंगोंग लेक के इलाके में भारतीय वायुसेना के विमानों की दहाड़ गूंजती है और पहाड़ों के बीच हमारे हेलीकॉप्टर्स की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। ईस्ट लद्दाख सेक्टर में सेना के किसी भी ऑपरेशन में मदद के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर भी तैनात कर दिए गए हैं। तोप और लाइट वेट टैंक जैसी मशीनों को भी पहाड़ों की चोटियों तक पहुंचाने के लिए अमेरिका से खरीदे गए चीनूक हेलीकॉप्टर अब मिशन लद्दाख के पार्ट हैं। यानी चाइनीज आर्मी को समझ लेना चाहिए कि उसका कोई भी मिस एडवेंचर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय सेना की इन तैयारियों को देखकर चीन की सांसें वैसे भी फूल रही होंगी, क्योंकि माउंटेन वॉरफेयर में भारतीय सेना का पलड़ा चीन से भारी है और इंडियन एयरफोर्स की ताकत के आगे वो कहीं नहीं टिकता। हमारे जो सुखोई 30 MKI विमान है वो तैनात हैं नॉर्दर्न बेसेस में। मिराज 2000 को रखा गया है, जैगुआर्स को रखा गया है और अब MiG-29 को तो आप देख ही रहे हैं। तो कहा जाता है कि जो हमारे विमान है वो चीन के विमान से क्यों बेहतर है। पहली बात, जो सुखोई 30 MKI है, मिराज 2000 है, ये दोनों विमान ऑल वेदर में ऑपरेशन कर सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में, मौसम की परिस्थिति में ये अपना काम कर सकते हैं, ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। वहीं चीन में कौन कौन से विमान यहाँ पर तैनात किए गए हैं, जो अभी तक खबर आई है उसके हिसाब से J7, J10, J11 और J20 उनका स्टिल्थ फाइटर है। हालांकि अभी तक कहा जाता है कि वो प्रूव नहीं है कि कितना बेहतर है या फिर एक्शन में कभी गया नहीं। उनके कोई विमान भी आज तक एक्शन में नहीं गए हैं। हालांकि उन्होंने Su-27 भी यहाँ पर तैनात किया है। हम बात करते हैं उनके जो सभी विमान है उनमें से सिर्फ एक विमान है जो ऑल वेदर में ऑपरेशन में काम करता है, वो हो गया है J10। तो J10 को छोड़ दें तो बाकी कोई भी विमान ऑल वेदर में काम नहीं कर सकता। हमारे 2 विमान है जो ऑल वेदर में काम कर सकते हैं। युद्ध कौशल और टैक्टिस से जीते जाते हैं। गलवान में चाइनीज आर्मी ने घोड़की देने की कोशिश की थी। बिहार रेजिमेंट के जवानों ने बगैर गोली चलाए उसे पीछे खदेड़ दिया। अब तो सेना की तैयारी भी पूरी है और सरकार से खुली छूट भी मिल गई है। इस बीच लद्दाख में चीन से तनातनी के बीच जवानों की योग करने वाली तस्वीरें सामने आई। जिस जगह पर चाइनीज आर्मी के साथ आमना सामना है, उसी लद्दाख में ITBP के जवानों ने इस तरह से योग किया। अठारह 18,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ के बीच ITBP के जवानों ने अनुलोम विलोम करके अपने फेफड़ों को मजबूत किया। ये योग न सिर्फ उनको निरोग रखता है, बल्कि युद्ध में जीत का जज्बा भी भरता है। और गलवान के शहीद कमांडिंग ऑफिसर संतोष बाबू की शहादत की तेलंगाना सरकार का सलाम, एक छोटे से ब्रेक के बाद।